हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी अपन पढ़ रहे हैं एब्डोमेन, पेल्विस एंड पेरिनियम, और उसके अंदर अपना जो अगला टॉपिक होने वाला है वो है अपना पेरिटोनियम। अब पेरिटोनियम के 4 से 5 लेक्चर आएंगे, 5-6 लेक्चर्स आएंगे। उसके अंदर अपन पेरिटोनियम को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, पेरिटोनियम काफ़ी ज़्यादा हार्ड टॉपिक लगता है बच्चों को, क्योंकि ये है भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स और इसको समझना थोड़ा है भी ट्रिकी। तो अपन क्या करेंगे, इसको सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, अपन ने एब्डोमेन के अंदर जितने भी टॉपिक्स है मैं चाहता हूँ कि तुम सीक्वेंस में ही पढ़ो। ठीक है, जिस तरीके से अपन एब्डोमेन पेल्विस पूरा पढ़ रहे हैं ना, मैं चाहता हूँ तुम सीक्वेंस फॉलो करो ये वाला। ठीक है, अपन ने एब्डोमेन पेल्विस में अभी तक एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पढ़ ली, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पढ़ ली, और अपन ने ब्लड सप्लाई ऑफ द एब्डोमेन पढ़ लिया। अब अगला जो ग्रुप ऑफ टॉपिक्स है वो अपना पेरिटोनियम से रिलेटेड होगा, और उसका ये पहला लेक्चर है। ठीक है, इसके अंदर अपन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पेरिटोनियम का, पेरिटोनियम होता क्या है, कैसे बनता है। ठीक है, इससे पूरा रिलेटेड जितने भी टर्म्स है बेसिक्स वो पढ़ेंगे। और उसके बाद अपन क्या करेंगे, आने वाले लेक्चर्स के अंदर पेरिटोनियम को और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब समझ, जैसे जैसे अपने लेक्चर्स बढ़ते जाएंगे ना आगे, वैसे वैसे अपन को पेरिटोनियम की अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा अच्छे से होती जाएगी। मतलब और ज्यादा अपन को विजुअलाइज होगा कि अच्छा ऐसे ऐसे चीजें होती है, और अपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी साथ साथ में कवर होते जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि पेरिटोनियम एक ऐसा टॉपिक है जिसको तुम अगर सीक्वेंस में नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, और ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। अगर तुमने एक बार ही पेरिटोनियम पढ़ लिया तो क्या होगा कि तुम जब ऑर्गन्स वगैरह पढ़ोगे ना, लिवर, स्टमक वगैरह ये सब पढ़ोगे जब, तो तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प होगी। ठीक है, तुम्हारे रिलेशंस वगैरह काफी ज्यादा ऑलरेडी तुम्हें समझ आ चुके होंगे ऑलरेडी। तो मैं चाहता हूं कि तुम पेरिटोनियम एकदम सीक्वेंस में पढ़ो, बाकी कुछ भी सीक्वेंस में पढ़ो ना पढ़ो, पेरिटोनियम पढ़ो। और ओवरऑल अगर तुम एनाटॉमी सीक्वेंस में पढ़ते हो तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होती है, विजुअलाइज होती है, और तुम्हें ज्यादा याद रहती है। ठीक है, तो अपन इस वाले लेक्चर के अंदर बेसिक पेरिटोनियम पढ़ेंगे, और आने वाले लेक्चर्स के अंदर पेरिटोनियम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, जैसे लेसर सैक हो गया, एपिप्लॉइक फोरामेन हो गया, हेपेटोरेनल पाउच है, ठीक है, मॉरिसन्स पाउच है, ग्रेटर एंड लेसर ओमेंटम हो गया। ठीक है, ये जितने भी टॉपिक्स है, मिजेंट्री हो गया, फिर अपना ड्यूडिनल रेसेस हो गया, ये सारे अपने सीक्वेंस में आएंगे। तो फिलहाल अपन इस वाले लेक्चर को शुरू करते हैं, और इस वाले लेक्चर के अंदर अपन शुरू करने वाले हैं पेरिटोनियम को। ठीक है, चलो। तो जो अपन ने एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पढ़ा था, तो मैंने तुम्हें बताया था कि लेयर्स ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर जैसे अपना एब्डोमेन है ना, ये तो एब्डोमेन जो है अपना वो चारों तरफ से कवर्ड है स्किन से। ठीक है, सबसे पहले अपनी लेयर आती है स्किन, स्किन के अंदर अपनी सुपरफिशियल फेशिया। ठीक है, फिर अपना मसल्स जो अपनी एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ठीक है, ये सारी जितनी भी मसल्स है वो। फिर लास्ट में अपना आता है फेशिया ट्रांसवर्सलिस। ठीक है, फेशिया आता है, उसके अंदर थोड़ा सा फैट आता है, और फैट के बाद अपनी लेयर आती है पैराइटल पेरिटोनियम। ठीक है, अपन ने ये लेयर्स पढ़ी थी ना, जैसे अपना ये ट्रांसफर सेक्शन है, अगर यहाँ से ऐसे ट्रांसफर सेक्शन काटता हूँ तो मुझे सबसे पहले बाहर की तरफ स्किन मिलेगी, फिर सुपरफिशियल फेशिया मिलेगा, फिर मुझे मसल्स मिलेगी सारी, फिर मुझे लास्ट में मसल्स के अंदर फेशिया मिलेगा, एक फेशिया ट्रांसवर्सलिस, और लास्ट में मुझे मिलेगा एक पेरिटोनियम, जिसको अपन बोलते हैं पैराइटल पेरिटोनियम। ठीक है, तो अब ये पेरिटोनियम जो है वो पूरा का पूरा अंडरस्टैंड करते हैं अपन। ये इस तरीके से सिंपल नहीं है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो देखो, पहली बात तो पेरिटोनियम होता क्या है। इट इज अ लार्ज मेम्ब्रेन लाइनिंग द वॉल्स ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। जो एब्डोमिनल कैविटी है उसकी वॉल्स को लाइन करता है। ठीक है, चलो। तो इनिशियली जब अपन इम्ब्रियोनल स्टेजेस में होते हैं ना, तब क्या होता है कि ये बॉडी वॉल है अपनी, मैंने यहाँ पे ये बॉडी वॉल बनाई है। अब ये बॉडी वॉल रिप्रेजेंट कर रही है अपनी स्किन को, फेशिया को, जितनी भी मसल्स वगैरह ना, सब कुछ, मतलब जितना भी अपना स्किन से लेके पूरा का पूरा पेरिटोनियम के बीच की जितनी भी लेयर्स है वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे ये ब्राउन कलर से डिनोट करी है। ठीक है, उसके अंदर अपनी एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं अपन पेरिटोनियम। इस तरीके से पेरिटोनियम की लेयर है। अब पेरिटोनियम की लेयर जो है ना, इनिशियली एक सिंगल लेयर होती है। जब अपने एम्ब्रियोनल स्टेजेस में होते हैं तो एक सिंगल लेयर होती है पेरिटोनियम की। ठीक है, और इस पेरिटोनियम के पीछे की तरफ यहां से ऑर्गन्स वगैरह डेवलप होते हैं अपने। ठीक है, जितने भी ऑर्गन्स है ना अपने, किडनी, लीवर, ये सब अपने यहाँ या तो इस तरीके से, मतलब पेरिटोनियम के पीछे, तो पेरिटोनियम के पीछे डेवलप होते हैं इस तरीके से ना। अब क्या होता है कि जब ये ऑर्गन वगैरह डेवलप होते हैं ना, कि मतलब पेरिटोनियम ऐसे पूरा का पूरा गुब्बारे की तरह मान लो, ठीक है, बलून है एक। अब जब जब ऑर्गन्स वगैरह डेवलप होते हैं तो ये ऑर्गन्स वगैरह क्या करते हैं, इस बलून को अंदर पिंच करते हैं। ठीक है, अंदर धक्का मारते हैं बलून को, और इस बलून को धक्का मार के अंदर चले जाते हैं बलून के। ठीक है, जितने भी ऑर्गन्स है ना, तो ये सारे ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स जो पेरिटोनियल ऑर्गन्स है वो क्या करते हैं, इस बलून को धक्का मार के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये अपना पहले क्या था, ये अपना नॉर्मल पेरिटोनियम था इनिशियली। ठीक है, पीछे की तरफ कुछ ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं यहाँ पे। अब उनमें से कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं इस पेरिटोनियम की कवरिंग को, मतलब इस पेरिटोनियम की जो लेयर है, इसको धक्का मार के अंदर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। और वो क्या करते हैं, इस पेरिटोनियम की लेयर को इस तरीके से अंदर जाता है। जब ये ऑर्गन यहां पहुंच जाता है तो ये क्या करता है, पेरिटोनियम को इस तरीके से फोल्ड कर देता है इस तरीके से। तो जब ऑर्गन अंदर जाता है, व्हेन द ऑर्गन गोज इन, तो ये पेरिटोनियम कुछ इस तरीके से दिखता है अपन को। ये पेरिटोनियम इस तरीके से होता है, और ये इसने इस पेरिटोनियम में इस ऑर्गन को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। अभी तो मैंने एक ऑर्गन बनाया। ठीक है, यहाँ पे और भी होगा जिस तरीके से, यहाँ पे भी एक ऑर्गन चला जाएगा इस तरीके से, यहाँ से भी एक ऑर्गन चला जाएगा इस तरीके से। तो क्या होगा, ये पेरिटोनियम की जो ये अंदर की जो कैविटी है ना, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ठीक है, जब बहुत सारे ऑर्गन्स अंदर चले जाते हैं पेरिटोनियल कैविटी के, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सा हो जाता है ये। ठीक है, पर फिलहाल अपन अंडरस्टैंड करने के लिए सिंपल रखते हैं कि नॉर्मल एक ऑर्गन था अपना, उस ऑर्गन ने क्या किया, इस पेरिटोनियल कैविटी को अंदर की तरफ धक्का दिया और वो अंदर चला गया यहाँ पे।
तो इस अंदर जाने की वजह से ये पेरिटोनियम जो था ना वो दो लेयर्स में डिवाइड हो गया। एक वो लेयर जो कि इस ऑर्गन को जस्ट टच कर रही है यहां पे, ठीक है, तो ये विसरा को टच करके भी चल रही है, तो इसका नाम हो जाता है विसरल पेरिटोनियम, ठीक है, ये विसरल पेरिटोनियम हो गया। और जो अपना बॉडी वॉल को टच करके यहां पे इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, वो हो गया अपना पैराइटल पेरिटोनियम, जो बाहर है पैराइटल पेरिटोनियम, और जो ऑर्गन को टच करके चल रहा है वो हो गया विसरल पेरिटोनियम, ठीक है। अभी विसरल पेरिटोनियम और ये पैराइटल पेरिटोनियम जो है ना, ये इस फोल्ड के द्वारा, ये जो पेरिटोनियम का एक फोल्ड बन गया ना, जिसके थ्रू ये ऑर्गन जो है वो पीछे की तरफ कनेक्टेड है, तो इस फोल्ड के थ्रू ये ऑर्गन जो है वो कनेक्टेड है, और इस फोल्ड को अपन बोल देते हैं मिजेंट्री, ठीक है। ये फोल्ड बहुत सारी चीजें बनाता है, बट यहां पे इस केस के अंदर ये मिजेंट्री है। मिजेंट्री का काम क्या होता है कि पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से उस ऑर्गन को पकड़ के रखना, ठीक है, मतलब ये ऑर्गन जो है ना वो हवा में तो रहेगा नहीं, तो इसको ये फोल्ड ने जाके पूरा चारों तरफ से इंक्लोज कर दिया और उसको पीछे की तरफ पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो फोल्ड हो गया अपना, इसको बोलते हैं अपन मिजेंट्री, ठीक है। तो अपन ने अभी तक क्या देखा, इनिशियली अपना एक पेरिटोनियम था, पीछे एक ऑर्गन डेवलप हो रहा था, और ये ऑर्गन से यहाँ पे एक आर्टरी, जो मेन आर्टरी है ना अपनी, जैसे ऑर्टा है, ये ऑर्टा मान लो तुम, ठीक है, तो ये ऑर्टा है। अब ऑर्टा जो है वो तो अपनी मेन ब्लड वेसल है, उसी से छोटी छोटी आर्टरी निकल के अपनी ऑर्गन के पास जा रही है। बट अब ये क्या होगा कि ऑर्गन जैसे जैसे अंदर जाएगा पेरिटोनियम के अंदर, तो अब ये मेन ऑर्टा तो आगे आने से रहा ना, ऑर्टा तो पीछे ही रहेगा, बट ये जो आर्टरी जो निकल रही है ना ऑर्टा से, वो आर्टरी क्या कर रही है, इस ऑर्गन को फॉलो करती जाएगी और अंदर तक चली जाएगी, ठीक है। तो ये इनिशियली ये मान लो आर्टरी इतनी सी थी, बट जैसे जैसे ये ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे आर्टरी वगैरह भी बड़ी होती जाएगी, तो ये आर्टरी क्या करेगी, इस ऑर्गन को पीछे पीछे फॉलो करेगी और ये इसको सप्लाई करेगी। तो ये एक तरह से जो आर्टरी है ना वो इस पेरिटोनियल फोल्ड के अंदर से होके हुए जाती है। तो ये जो पेरिटोनियल फोल्ड्स होते हैं उनका एक और काम है कि वो इस आर्टरी वगैरह को पाथ प्रोवाइड करते हैं, जो नर्व्स है, जो अपनी आर्टरीज वगैरह है, जो उस ऑर्गन को सप्लाई कर रही है उसको पाथ भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। चलो, तो अब जैसे यहां पे मैंने दो ऑर्गन्स बनाए हैं, एक ऑर्गन तो वो है जो इस पेरिटोनियम की कैविटी के अंदर अंदर चला गया, तो उसको बोलते थे अपन पेरिटोनियल ऑर्गन, ठीक है। और जो उस पेरिटोनियल कैविटी के पीछे ही रह गया, वो अंदर नहीं जाने की कोशिश की उसने, वो होता है अपना रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन, ठीक है, जो पेरिटोनियम के पीछे है तो रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन, ठीक है। चलो, तो अब जैसे ऑर्गन अंदर गया तो इस पेरिटोनियम की दो लेयर्स हो गई, ठीक है। बाहर की तरफ जो है वो है अपनी पैराइटल पेरिटोनियम, और जो अंदर की तरफ है वो है अपनी विसरल पेरिटोनियम, और इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, और इन दोनों को एक तरह से ऑर्गन को जो होल्ड करके रख रही है फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, उसको बोलते हैं अपन मिजेंट्री। जो ऑर्गन अंदर चला गया उसको बोलते थे अपन पेरिटोनियल ऑर्गन, और जो ऑर्गन इस पेरिटोनियम के पीछे ही रह गया उसको बोलते थे अपन रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन, ठीक है। अब देखो, जरूरी नहीं है कि ऑर्गन्स इनिशियली अगर पेरिटोनियल बन गए तो वो पूरी जिंदगी भर पेरिटोनियल ही रहेंगे, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जो डेवलपमेंट है ना, अपन एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, जब अपन एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, एम्ब्रियोलॉजी की मैं अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा लास्ट में, जब मैं ग्रॉस खत्म कर दूंगा उसके बाद, तो उस एम्ब्रियोलॉजी की प्लेलिस्ट के अंदर अपन सारी चीजें समझेंगे, डेवलपमेंट ऑफ गट, डेवलपमेंट जितना भी डेवलपमेंट अपनी बॉडी का वो समझेंगे। तो अभी फिलहाल अपन ग्रॉस पढ़ रहे हैं तो अपन डेवलपमेंट के अंदर इतना जा नहीं रहे, बट जहां पे थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा। तो डेवलपमेंट जो होता है ना अपना एब्डोमेन वगैरह का, वो इतना ज्यादा सिंपल नहीं होता है, मतलब ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, उनके बीच में रोटेशंस वगैरह होती है, तो काफी ना कॉम्प्लेक्स सी प्रोसेस है, ठीक है। फिलहाल मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, बट ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। उस वजह से क्या होता है कि इनिशियली ऐसा हो सकता है कि कुछ ऑर्गन्स पेरिटोनियल है, ठीक है, बट बाद में आके वो रेट्रोपेरिटोनियल भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये कैसे होता है मैं इसको प्रोसेस से बताता हूँ तुम्हें किस तरीके से होता है, ठीक है। तो लेट्स से कि एक ऑर्गन है जो कि अपना पेरिटोनियल ऑर्गन है इनिशियली, ठीक है, ये ब्लड वेसल जा रही है इस तरीके से और ये ऑर्गन को सप्लाई कर रही है, ठीक है, ये अपना विसरल पेरिटोनियम है और ये पेरिटोनियल फोल्ड है। अब क्या हुआ कि डेवलपमेंट हो रहा है, ये ऑर्गन ग्रो कर रहा है साइज में, और साथ में क्या होता है कि गट के अंदर रोटेशंस भी होती है, कुछ ऑर्गन जो पीछे होते हैं वो आगे आते हैं और जो आगे होते हैं वो पीछे जाते हैं, तो रोटेशन ऑफ गट भी होती है, ठीक है। तो ये जब रोटेशन ऑफ गट होती है ना अपनी, तो उस केस के अंदर क्या होता है कि जो अपना पेरिटोनियल ऑर्गन जो है इस तरीके से, ये इसका जो फोल्ड है ना वो इस तरीके से रोटेट करता है, और कुछ ऑर्गन्स का ये रोटेट करके इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये विसरल पेरिटोनियम की लेयर और ये पैराइटल पेरिटोनियम की लेयर जो है वो फ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे पीछे की तरफ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं तो ये फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होने के बाद ये जितनी भी पूरा का पूरा जो ये लेयर है ना वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है, और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं जाइगोसिस, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनाइजेशन, ठीक है। देखो, इसको इनिशियली मान लो अगर कोई ऑर्गन शुरू से ही पेरिटोनियल नहीं है, पीछे रेट्रोपेरिटोनियल है, तो उसको बोलेंगे अपन प्राइमरी, मतलब वो प्राइमरीली ही रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। और जो ऑर्गन बाद में रेट्रोपेरिटोनियल हुआ, पहले वो पेरिटोनियल था, बट वो इस रोटेशन की वजह से क्या हुआ, जाइगोसिस की प्रोसेस के थ्रू रेट्रोपेरिटोनियल बना ना, तो इसलिए उसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियलाइजेशन, ठीक है। चलो, तो हुआ क्या, इनिशियली ये पेरिटोनियल ऑर्गन था इस तरीके से, गट का रोटेशन हुआ डेवलपमेंट के टाइम पे, ऑर्गन साइज में भी बड़ा होता गया, ठीक है, और साथ में रोटेशन भी हो रहा है, तो क्या हुआ कि इस तरीके से रोटेट होके ये इस तरीके से हो गया, इसका जो विसरल पेरिटोनियम है और पैराइटल पेरिटोनियम आपस में फ्यूज हो गए और ये डिसअपियर हो गए, और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं जाइगोसिस,
ठीक है। और लास्ट में क्या हुआ कि ये कंप्लीटली डिसअपियर होने की वजह से ये ऑर्गन यहां इस तरीके से रेट्रोपेरिटोनियल बन गया, ठीक है। तो इनिशियली ये ऑर्गन जो है वो पेरिटोनियल था, बट बाद में ये रेट्रोपेरिटोनियल बन गया, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, और भी एग्जांपल्स है इसके, बट दो मैंने यहां पे लिखे। देखो ड्यूडेनम का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये सारे के सारे रेट्रोपेरिटोनियल है, और ये इस प्रोसेस से रेट्रोपेरिटोनियल बनते हैं, ठीक है। फिर अपना पेनक्रियाज जो है ये भी अपना रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, वो इस जाइगोसिस की प्रोसेस से डेवलपमेंट के बाद में वो रेट्रोपेरिटोनियल बन जाता है, ठीक है। तो अपन ने अभी तक क्या देखा कि अपना मतलब जैसे शुरुआत में इम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज में एक कैविटी होती है बड़ी सी, जिसको बोलते हैं अपन पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है। पेरिटोनियम होता है, एक ही पेरिटोनियम की लेयर होती है। कुछ ऑर्गन्स क्या करते हैं, उस डेवलप होते हैं तो उस पेरिटोनियम के अंदर धक्का मार के बलून की तरह अंदर जाने की कोशिश करते हैं, और ये पेरिटोनियम उसको चारों तरफ से कवर कर देता है। ऐसे ऑर्गन्स जो अंदर जा चुके हैं उसको बोलते हैं अपन पेरिटोनियल ऑर्गन्स, और जो ऑर्गन्स इस पेरिटोनियल कैविटी के पीछे ही रह जाते हैं उसको बोलते हैं अपन रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स। ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ ऑर्गन शुरुआत में अंदर चले गए हों, बट बाद में रोटेशन ऑफ गट की वजह से वो रेट्रोपेरिटोनियल बन जाए, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, जाइगोसिस, ठीक है। अब उसके अंदर ऑर्गन्स के अंदर जाने की वजह से जो पेरिटोनियम की सिंगल लेयर थी ना, वो डबल लेयर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और दो लेयर कौन कौन सी है, एक जो अपनी इसको एब्डोमिनल कैविटी को लाइन कर रही है उसको बोलते हैं अपन क्या, पैराइटल पेरिटोनियम, दूर है वो। फिर एक जो इस ऑर्गन को कवर कर रही है उसको बोलते हैं अपन विसरल पेरिटोनियम, और जो इस ऑर्गन को होल्ड करके रखता है फोल्ड पेरिटोनियम का, उसको बोलते हैं अपन मिजेंट्री, ठीक है। ये पेरिटोनियल फोल्ड्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, उसी में से एक टाइप है मिजेंट्री, ठीक है। बाकी टाइप अपन थोड़ी देर में देखते हैं। अब अगर तुम देखो तो इस पैराइटल पेरिटोनियम और इस विसरल पेरिटोनियम के बीच में जो ये स्पेस बच गई ना, इस स्पेस को अपन बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है। चलो तो अपन ने जितना भी समझा है उसको पूरा का पूरा अपन थ्योरी में लिख देते हैं। ड्यूरिंग द फीटल स्टेज व्हेन द ऑर्गन्स फॉर्म, सम ऑर्गन्स पुश पेरिटोनियम एंड इन्वेजिनेट्स इट, मतलब ये जो पेरिटोनियम है कुछ ऑर्गन्स उसको पुश करते हैं और इन्वेजिनेट कर देते हैं, एंड दीज ऑर्गन्स गेट कवर्ड बाय द लेयर ऑफ पेरिटोनियम फ्रॉम ऑल द साइड्स एंड दे आर कॉल्ड एज द पेरिटोनियल ऑर्गन्स, ठीक है। अब these organs are holded by or kept in place by the peritoneal folds called as mesentery। अब उस पेरिटोनियल ऑर्गन को अपनी जगह पे रखने के लिए एक फोल्ड लगा होता है पेरिटोनियम का, और उसको बोलते हैं मिजेंट्री, ठीक है। चलो अब बिकॉज ऑफ दिस जो पेरिटोनियम है वो दो लेयर्स में डिवाइड हो गया, ठीक है, क्योंकि एक ऑर्गन उसको धक्का मार के अंदर ले गया, तो जो ऑर्गन को कवर कर रहा है पेरिटोनियम उसको बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम, और जो बाहर है उसको पैराइटल पेरिटोनियम। तो उस वजह से पेरिटोनियम दो लेयर्स में डिवाइड हो गया, एक अपनी पैराइटल पेरिटोनियम और एक अपना विसरल पेरिटोनियम। पैराइटल पेरिटोनियम क्या होता है, इट लाइंस द वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। और विसरल पेरिटोनियम क्या है, इट कवर्स द विसरा या फिर ऑर्गन, और इन दोनों के बीच में जो जगह होती है, स्मॉल स्पेस होता है, उसको बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब कुछ ऑर्गन्स तो अंदर चले गए पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, कुछ ऑर्गन्स पीछे ही रह गए, तो व्हाइल सम ऑर्गन्स रिमेन बिहाइंड द पेरिटोनियम एंड आर ओनली कवर्ड बाय पेरिटोनियम फ्रॉम द वन साइड। जैसे ये अपना पेरिटोनियम है ना, अभी पेरिटोनियम की लेयर है, अब उस पेरिटोनियम के लेयर के यहां पे प्रेजेंट है, तो ये एक साइड से तो पेरिटोनियम से कवर्ड है, तो ऐसे ऑर्गन्स को अपन बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स। तो दीज आर कॉल्ड एज द रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स, ठीक है। अब देयर आर सम ऑर्गन्स दैट इनिशियली बिकम पेरिटोनियल देन लेटर ड्यू टू डेवलपमेंट बिकम्स रेट्रोपेरिटोनियल, मतलब वो इनिशियली पेरिटोनियल थे बट डेवलपमेंट की वजह से वो रेट्रोपेरिटोनियल बन गए, और उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं जाइगोसिस या फिर सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियलाइजेशन, ठीक है। चलो इसका मैंने तुम्हें प्रोसेस भी बता दिया किस तरीके से होता है ये। तो अपन ने क्या किया कि पूरा का पूरा देख लिया कि पेरिटोनियल ऑर्गन्स कैसे होते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल कैसे होते हैं, और अपना जाइगोसिस वगैरह क्या होता है। अब देखो अभी तक अपन ने देखा पेरिटोनियल, रेट्रोपेरिटोनियल। अब अपन देखेंगे दो और टर्म्स, एक होता है पार्शियली कवर्ड बाय पेरिटोनियम, ठीक है। अब पार्शियली कवर्ड बाय पेरिटोनियम क्या होता है, देखो देखो ये अपना है, मान लो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है, और ये अपना पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल हो गई, और ये अपनी पेरिटोनियम की लेयर है। अब यहां से एक ऑर्गन इस तरीके से, मतलब इस फोल्ड के थ्रू ऑर्गन कनेक्टेड है, तो ऐसे ऑर्गन को जिसको चारों तरफ से पेरिटोनियम कवर कर रहा है और वो इस मिजेंट्री के थ्रू पोस्टीरियर वॉल के साथ कनेक्टेड है, ऐसे ऑर्गन्स को अपन बोलते हैं पेरिटोनियल ऑर्गन्स, ठीक है। जो ऑर्गन इस पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल और इसके बीच में, पेरिटोनियम के बीच में प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे अपन, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, ठीक है, सिंपल। बट अब कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं ना जो कि अपना इस तरीके से होते हैं, ठीक है, बट ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे प्रेजेंट है। मतलब क्या होता है कि ये ऑर्गन्स अपने तीन साइड से, मतलब आगे से भी, साइड से भी, और इवन पीछे से भी थोड़ा बहुत कवर्ड होते हैं नहीं पेरिटोनियम से, ठीक है। अब ऐसे ऑर्गन्स जो कि अपना तीनों साइड से और थोड़ा बहुत पीछे से भी इवन कवर हो सकते हैं पेरिटोनियम से, बट ये प्रेजेंट होते हैं पीछे की तरफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे, तो इनकी कोई मिजेंट्री नहीं होती, मतलब इस तरीके से मिजेंट्री नहीं होती इनकी कोई भी। मतलब क्या होता है, ये सिंपल जैसे ये ना, तो इस तरीके से ये ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है, इसकी कोई मिजेंट्री नहीं है, जैसे इसकी मिजेंट्री है ना,
तो मिजेंट्री अगर प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे पेरिटोनियल ऑर्गन, और अगर मिजेंट्री नहीं प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे पार्शियली कवर्ड बाय पेरिटोनियम। ठीक है, तो पार्शियली पेरिटोनियम है। ठीक है, कंप्लीटली पेरिटोनियम नहीं है, पेरिटोनियल ऑर्गन नहीं है, वो पार्शियली कवर्ड है। ठीक है, तो तीन टर्म्स हो गई, एक पेरिटोनियल जो कि चारों तरफ से पेरिटोनियम से कवर्ड भी है और उसकी मिजेंट्री भी है, एक हो गया रेट्रोपेरिटोनियल जो केवल एक साइड से आगे की तरफ से पेरिटोनियम से कवर्ड है, एक हो गया पार्शियली कवर्ड जो कि तीनों साइड से पेरिटोनियम से कवर्ड होता है बट उसकी कोई मिजेंट्री नहीं है। ठीक है, और एक और टर्म होती है दैट इज सब पेरिटोनियल। ठीक है, कुछ ऑर्गन्स होते हैं अपनी बॉडी के अंदर जो सब पेरिटोनियल होते हैं। अब पेरिटोनियम जो है ना इस तरीके से देखो, लेट्स से कि ये अपना डायफ्राम है और ये अपना पेल्विस है इस तरीके से। ठीक है, ये अपना एब्डोमेन की वॉल्स है। अब जैसे ये अपना पेरिटोनियम है इस तरीके से, अभी पेरिटोनियम क्या करता है, बीच बीच में इस तरीके से ऑर्गन्स को मतलब पकड़ के रखता है इस तरीके से, मान लो इस तरीके से। ठीक है, अभी नीचे आता है ना तो यहाँ पे कुछ ऑर्गन है, लेट्स से ये अपना यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये अपना रेक्टम वगैरह हो गया। ठीक है, ये अपना मान लो यूट्रस वगैरह हो गया। अब क्या होता है कि ये ऑर्गन जो होता है ना, ये जो पेरिटोनियम की लेयर है सॉरी, ये आती है और इस तरीके से यहाँ पे कुछ इस तरीके से होके हुए गुजर जाती है। ठीक है, अब देखो ये ऑर्गन जो है वो पेरिटोनियल ऑर्गन है, ये ऑर्गन जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। ठीक है, मगर ये ऑर्गन्स जो कि इवन अपनी जो पेरिटोनियम के नीचे प्रेजेंट है इनको बोलते हैं अपन सब पेरिटोनियल ऑर्गन्स। ठीक है, ये सब पेरिटोनियल ऑर्गन्स है। ठीक है, तो ये सब पेरिटोनियल ऑर्गन्स जो कि पेरिटोनियम के नीचे प्रेजेंट, जो पेल्विस में प्रेजेंट है ना, वो पेल्विस वाले ऑर्गन्स जो है ना उनके ऊपर ऊपर बस पेरिटोनियम है, तो उनको बोलते हैं सब पेरिटोनियल, मतलब पेरिटोनियम के नीचे वाले ऑर्गन्स। अब हम क्या करते हैं कि जितने भी पेरिटोनियल, रेट्रोपेरिटोनियल और सब पेरिटोनियल ऑर्गन्स वगैरह उनके नाम देख लेते हैं। ठीक है, इवन अपन ने जो पिछले वाले लेक्चर्स देखे थे, जब अपन ने ब्लड वेसल्स वगैरह पढ़ी थी, तब भी मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बताया था पेरिटोनियम का। ठीक है, इवन जब अपन आगे पढ़ेंगे जैसे स्टमक, लिवर, इन सबको जब डिटेल में पढ़ेंगे तब भी मैं बताऊंगी कौन सा ऑर्गन पेरिटोनियम है, उसके पेरिटोनियम कैसे कवर्ड है वो सब मैं बताऊंगा। बट अभी अपन पेरिटोनियम का बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से ऑर्गन अपने पेरिटोनियल है, कौन से रेट्रोपेरिटोनियल है, कौन से पार्शियली कवर्ड है और कौन से सब पेरिटोनियल है। ठीक है, चलो तो अपन जीआईटी अपना जो पूरा का पूरा जीआईटी का सिस्टम है उसके अंदर सबसे पहले अपना स्टमक है। तो स्टमक और फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम ये दोनों के दोनों अपने पेरिटोनियल ऑर्गन्स है। ठीक है, फिर अपना सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट ये अपने रेट्रोपेरिटोनियल है, मतलब पेरिटोनियम के पीछे प्रेजेंट है। फिर उसके बाद पूरा का पूरा जजनम, इलियम, ठीक है, अपेंडिक्स एंड सिकम, पूरा का पूरा ये जितना भी पोर्शन ना, कोइल्स जो इंटेस्टाइन की कॉइल्स वगैरह है वो सारी की सारी पेरिटोनियल है, मतलब वो भी पेरिटोनियल है। ठीक है, चलो उसके बाद क्या होता है, यहां से अपना ऊपर की तरफ असेंडिंग कॉलॉन है, फिर ट्रांसवर्स कॉलॉन है, फिर डिसेंडिंग कॉलॉन है। ठीक है, फिर साथ में यहाँ पे सिग्मोइड कॉलॉन है, फिर रेक्टम है। अब जो असेंडिंग कॉलॉन और जो डिसेंडिंग कॉलॉन है ना ये पार्शियली कवर्ड है। ठीक है, पेरिटोनियम से कंप्लीटली नहीं है, पार्शियली कवर्ड है। ठीक है, ट्रांसवर्स कॉलॉन और ये सिग्मोइड कॉलॉन ये अपने पेरिटोनियल है, मतलब कंप्लीटली पेरिटोनियल है। फिर लास्ट में अपना क्या होता है, रेक्टम, रेक्टम भी अपना पार्शियली कवर्ड है। ठीक है, तो वापस से देख लेते हैं स्टमक। ठीक है, स्टमक हो गया अपना पेरिटोनियल है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम पेरिटोनियल है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट रेट्रोपेरिटोनियल है, फिर जजनम, इलियम, सीकम एंड अपेंडिक्स पेरिटोनियल है। ठीक है, फिर उसके बाद असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड। अब देखो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कॉलॉन जो है ये तो अपने पार्शियली कवर्ड बाय पेरिटोनियम है, मगर जो ट्रांसवर्स कॉलॉन है ये अपना पेरिटोनियल है। ठीक है, और सिग्मोइड कॉलॉन भी अपना पेरिटोनियल है। फिर रेक्टम जो है अपना वो अपना पार्शियली कवर्ड बाय पेरिटोनियम है। ठीक है, तो ये अपने ऑर्गन्स हो गए जीआईटी के, सब देख लिया अपन ने। फिर अपन ने देखा कि कुछ ऑर्गन सब पेरिटोनियल है, कौन कौन से, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल। अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था ना कि ये जैसे अपना पेरिटोनियम है, मैंने पूरा नहीं बनाया, इस तरीके से होता है अपना पेरिटोनियम पूरा का पूरा। ठीक है, अब ये पेरिटोनियम इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो कुछ ऑर्गन्स के ऊपर ऊपर ही प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि अपना यूरिनरी ब्लैडर हो गया, मेल्स के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसके अंदर है, फिर फीमेल्स के अंदर यूट्रस है। ठीक है, और ये अपना रेक्टम है। तो इनके क्या है ना कि ऊपर ऊपर बस पेरिटोनियम प्रेजेंट है, और इस वजह से क्या होता है ना कि यहाँ पे कुछ पाउचेस बन जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, फीमेल्स के अंदर 2 पाउचेस होते हैं, मेल्स के अंदर 1 ही पाउच होता है। ठीक है, देखो ये यूट्रस है और ये अपना रेक्टम है, इन दोनों के बीच में एक पाउच बन जाता है इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, और इस पाउच को अपन बोलते हैं रेक्टो, मतलब रेक्टम और यूट्रस के बीच में, तो रेक्टो यूट्राइन पाउच। ठीक है, इनके बारे में और ज्यादा डिटेल में अपन आने वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे, बट फिलहाल मैं तुम्हें बेसिक्स बता रहा हूँ। तो ये रेक्टो यूट्राइन पाउच हो गया। फिर एक पाउच अपना यूट्रस और इस यूरिनरी ब्लैडर के बीच में है, तो ब्लैडर के लिए अपन यूज करते हैं वेसिकल। ठीक है, तो वेसिको यूट्रिन पाउच, ये अपना वेसिको यूट्रिन पाउच हो गया। अब मेल्स के अंदर क्या होगा, यूट्रस प्रेजेंट ही नहीं होगा यहाँ पे, तो डायरेक्टली एक पाउच होगा जो कि इस तरीके से यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में होगा इस तरीके से। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन रेक्टो वेसिकुलर पाउच। ठीक है, रेक्टो वेसिकुलर पाउच, डायरेक्ट ना, रेक्टो वेसिकुलर पाउच। ठीक है, तो ये अपने पाउचेस वगैरह हो गए। तो ये अपने सब पेरिटोनियल ऑर्गन्स है, मतलब बिलो द पेरिटोनियल है, देयर टॉप सरफेस इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम। ठीक है,
पार्शियली कवर्ड बाय पेरिटोनियम क्या होता है, मींस द पेरिटोनियम कवर्स फ्रॉम द 3 साइड एक्सेप्ट द बैक एंड दीज ऑर्गन्स डोंट हैव मिजेंट्री, इनकी कोई मिजेंट्री नहीं होती है। फिर कुछ ऑर्गन्स और है अपने, लिवर, स्प्लीन, ये दोनों पेरिटोनियल ऑर्गन्स है, ठीक है। किडनी, सुप्रारेनल ग्लैंड एंड पेनक्रियाज अपने रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स है। फिलहाल के लिए तुम याद रखो, अगले आने वाले लेक्चर्स जो है ना, अपने 5 लेक्चर्स है पेरिटोनियम के, पहला लेक्चर है ये तो आने वाले लेक्चर्स जो है उनके अंदर अपन अपने आप तुम्हें याद हो जाएगा ये लिवर, स्प्लीन, किडनी, कौन कौन से ऑर्गन पेरिटोनियल है, कौन से नहीं है, ये तुम्हें अपने आप याद हो जाएंगे। तुम्हें बस यहाँ पे फिलहाल मैं तुम्हें एक बार समराइज कर रहा हूँ कि कौन से ऑर्गन पेरिटोनियल है, कौन से नहीं है, ठीक है। बाकी आने वाले लेक्चर से तो तुम अपने आप अंडरस्टैंड कर जाओगे सारी चीजें। चलो, तो अब अपन ने, मैंने तुम्हें क्या बोला कि जितने भी पेरिटोनियल ऑर्गन्स है ना, ठीक है, जो ऑर्गन्स अपने पेरिटोनियल है, वो सारे पेरिटोनियल ऑर्गन्स ना कोई पेरिटोनियल फोल्ड के थ्रू कनेक्टेड है, चाहे वो मिजेंट्री हो, चाहे वो कोई ना कोई लिगामेंट हो, चाहे वो कोई ना कोई ओमेंटम हो, मतलब वो पेरिटोनियम फोल्ड के थ्रू कनेक्टेड है। अब पेरिटोनियल फोल्ड केवल मिजेंट्री ही नहीं होता है, और भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है। मैं तुम्हें एक अंडरस्टैंड कराने के लिए मैं तुम्हें आगे वाला टॉपिक थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें ज्यादा अच्छे समझ आएगी। ये अपना सजाइटल सेक्शन है, लगता है ना, मैंने यहाँ से सजाइटल सेक्शन लिया है और साइड से देख रहा हूँ मैं, ठीक है, सजाइटल सेक्शन है, साइड से देख रहा हूँ मैं। तो देखो, ये अपना लिवर है मान लो, ठीक है, इस तरीके से ही ड्रॉ करना है जैसे मैं तुम्हें अभी समझा रहा हूं, ठीक है। जिस तरीके पहले मैं जो चीज मैं पहले समझा रहा हूं वो चीज पहले तुम्हें ड्रॉ करनी है। तो ये लिवर है, ये अपना स्टमक है, ये अपना मान लो ट्रांसवर्स कॉलम वगैरह है, यहाँ पे अपनी इंटेस्टाइन की कॉइल्स वगैरह है ना, ट्रांसवर्स सेक्शन है, तो साइड से अपन को सबसे नीचे इंटेस्टाइन वगैरह दिखेगी, ऊपर अपना ट्रांसवर्स कॉलम दिखेगा, उसके ऊपर यहाँ पे अपना स्टमक दिखेगा, फिर अपना ऊपर लिवर दिखेगा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यहां से लेट्स से कि पेरिटोनियम का फोल्ड आता है इस तरीके से, ठीक है, और वो इस तरीके से लिवर को कवर कर लेता है, कवर कर लिया लिवर को, तो लिवर क्या हो गया, एक पेरिटोनियल ऑर्गन हो गया। फिर लिवर को कवर करके नीचे की तरफ जाता है इस तरीके से, और वो स्टमक को कवर करता है, ये स्टमक को कवर कर लिया, तो स्टमक भी चारों तरफ से कवर हो गया, तो पेरिटोनियल ऑर्गन हो गया। फिर स्टमक से ये फोल्ड जो है वो नीचे की तरफ जाता है इस तरीके से, ठीक है, और वो इस ट्रांसवर्स कोलॉन को इस तरीके से कवर कर लेता है, और फिर पीछे चले जाता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। फिर ये जो है ये अपना नीचे की तरफ आता है, ये फोल्ड पेरिटोनियम को, और ये इंटेस्टाइन्स को कवर करने के लिए वापस आता है आगे की तरफ, ठीक है। फिर ये नीचे की तरफ जाके ये पाउच वगैरह बना देता है, ठीक है। सारे ऑर्गन्स नहीं बताए मैंने पेरिटोनियम के, कुछ कुछ बताए हैं ताकि मैं तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझा सकूं। देखो, अब यहाँ पे जो इस एब्डोमिनल वॉल और लिवर को जो कनेक्ट कर रहा है ना, ये पेरिटोनियम का फोल्ड, ठीक है, ये एक लिगामेंट है, और इस लिगामेंट को अपन बोलते हैं फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। तो एक तरह से पेरिटोनियम फोल्ड जो है वो मॉडिफाई होकर उसने बना दिया लिगामेंट, जो कि इस लिवर को पकड़ के रख रहा है, ठीक है। अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे सारे लिगामेंट्स वगैरह, बट एक तरह से ये पेरिटोनियल फोल्ड ने क्या बना दिया, लिगामेंट बना दिया। फिर एक पेरिटोनियम का फोल्ड इस लिवर और स्टमक को कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं अपन लेसर ओमेंटम। इनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, बट लेसर ओमेंटम क्या है, एक पेरिटोनियम का फोल्ड ही है, ठीक है, जो कि लिवर और स्टमक को कनेक्ट कर रहा है। तो ओमेंटम भी बना सकता है पेरिटोनियल फोल्ड, ठीक है, ठीक है, दो ऑर्गन्स को ही कनेक्ट कर रहा है आपस में। फिर ये जो पेरिटोनियम का फोल्ड है वो है अपना ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है, जो कि स्टमक के नीचे की तरफ से मतलब ऐसे फोल्ड होके जाता है, तो इसका ग्रेटर ओमेंटम है। फिर अगर तुम ये देखो, ये अपना ट्रांसवर्स कॉलम है, इस ट्रांसवर्स कॉलम को पीछे की तरफ से ये फोल्ड आके कनेक्ट कर रहा है इस तरह, मतलब इस तरह इनक्लोज कर रहा है। तो ये जो पीछे वाला फोल्ड है ना, जो कि पोस्टीरियर वॉल से इस ट्रांसवर्स कॉलम को पकड़ के रख रहा है, तो ये एग्जांपल हो गया मिजेंट्री का, इसको बोलते हैं अपन मीजोकोलोन, मतलब ये मिजेंट्री का टाइप हो गया, ठीक है। तो अपना जो पेरिटोनियल फोल्ड्स है वो कुछ भी बना सकते हैं, वो लिगामेंट में भी मॉडिफाई हो सकते हैं, वो ओमेंटम में भी मॉडिफाई हो सकते हैं, और वो मिजेंट्री में भी मॉडिफाई हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो अगर तुम देखो तो ये मिजेंट्री बन रही है, ठीक है, पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन को जो कवर कर रहा है इस तरीके से, ये भी एक मिजेंट्री है, मिजेंट्री ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि वो पेरिटोनियल फोल्ड्स किस तरीके से मॉडिफाई हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था पेरिटोनियम काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो अपन डिफरेंट सेक्शंस वगैरह लेंगे ना, तब तुम्हें और ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं तुम्हें क्या समझा रहा था कि ऑल द पेरिटोनियल ऑर्गन्स आर होल्डेड बाय फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम। जो भी पेरिटोनियल ऑर्गन्स है अब वो किसी न किसी फोल्ड के थ्रू कनेक्ट होंगे, ठीक है। जैसे स्टमक और फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम है, ये अपना लेसर ओमेंटम से कनेक्टेड है, ठीक है। फिर अपना जजनम और इलियम है, ये अपना मिजेंट्री के थ्रू कनेक्टेड है। ट्रांसवर्स कॉलम जो है, ठीक है, ये अपना ट्रांसवर्स मीजो कॉलम के थ्रू मतलब जुड़ा हुआ है, ठीक है। जहां पे भी मीजो वर्ड आ जाता है ना, मतलब वो कहीं ना कहीं मतलब अपना मिजेंट्री से रिलेटेड है, ठीक है। फिर अपेंडिक्स जो है वो अपना मीजो अपेंडिक्स के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है, पीछे की तरफ। सिग्मोइड कॉलम जो है वो सिग्मोइड मीजो कॉलम उसको पकड़ के रख रहा है। तो ये अपन धीरे धीरे जब डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर इन सब के बारे में, तो तुम्हें और ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। चलो, अब मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो पेरिटोनियल फोल्ड्स होते हैं ना अपने, वो अपने डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पेरिटोनियल फोल्ड्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द पेरिटोनियल कैविटी, पूरी की पूरी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, एंड दे कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गन्स टू ईच अदर एंड ऑल्सो ऑर्गन टू द एब्डोमिनल वॉल। मतलब ये डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट कर सकते हैं बाय फॉर्मिंग अ लिगामेंट, ठीक है। ओमेंटम वगैरह के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट कर सकते हैं, और ऑर्गन्स को कुछ ऑर्गन्स को पोस्टीरियर वॉल के साथ भी कनेक्ट करते हैं वाया द मिजेंट्री।
तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें पॉसिबल है। तो पेरिटोनियल फोल्ड्स जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसके अंदर पहला मेजेंट्री हो गया, ठीक है, जो कि अपना इस एब्डोमिनल वॉल्स के थ्रू इस ऑर्गन को कनेक्ट करके रखता है इस तरीके से, ये मेजेंट्रीज हो गई, ठीक है। फिर ओमेंटम हो गया, ओमेंटम जैसे ग्रेटर और लेसर ओमेंटम मैंने तुम्हें बताया। फिर लिगामेंट्स जैसे गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट हो गया, ये सब अपन थोड़े टाइम में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो लिगामेंट्स के थ्रू भी ये मतलब मॉडिफाई हो सकता है। अब क्या होता है, इनके अलावा भी ना कहीं कहीं क्या होता है कि कुछ कुछ पेरिटोनियल कैविटीज जो होती है ना वो अलग से जाके इस तरीके से खाली पड़ी रहती है। मतलब जैसे मान लो ये अपना एक पेरिटोनियल कैविटी है, यहाँ पे ऑर्गन है। अब यहाँ से मान लो एक छोटी सी पेरिटोनियल कैविटी इस तरीके से निकल गई और वो अलग से प्रेजेंट है, मतलब यहाँ से मान लो वो मेन कैविटी से अलग हो चुकी है कंप्लीटली, तो ये खाली कैविटी प्रेजेंट है। ऐसी स्पेसिस को जो कि मेन एब्डोमिनल कैविटी मतलब जो पेरिटोनियल कैविटी से अलग होकर बैठी है, ठीक है, मतलब ऐसी कैविटीज जो कि मेन पेरिटोनियल कैविटी से अलग हो चुकी है, उनको बोल देते अपन क्या, रेसेसिस, ठीक है, या फिर पेरिटोनियल स्पेसिस जो है ना, मतलब एम्प्टी पेरिटोनियल स्पेसिस, ठीक है। तो सम स्मॉल पॉकेट्स ऑफ पेरिटोनियल कैविटी मे बी सेपरेटेड फ्रॉम द मेन कैविटी, मेन कैविटी से सेपरेट हो सकती है बाय स्मॉल पेरिटोनियल फोल्ड्स एंड दीज आर कॉल्ड एज रेसेसिस। इसके अंदर अपन एक मेन रिसेस पढ़ेंगे, ड्यूडेनल रिसेस, ठीक है, बाकी मतलब और भी रिसेसेस पढ़ेंगे जब ऑर्गन्स पढ़ेंगे उनके साथ, बट मेन अपन अभी पढ़ने वाले ड्यूडेनल रिसेसेस, ठीक है। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट भी आता है, तो उनको बोलते हैं रेसेसिस। और ये रेसेसिस जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, खाली प्रेजेंट है, खाली है, तो इसके अंदर कोई जरूरत मतलब क्यों है इसको पढ़ने की, इसकी जरूरत यूं है, इसलिए है कि ये जो कैविटी है मतलब खाली कैविटी है, रेसेस है, साइड में जो अपने इंटेस्टाइन वगैरह प्रेजेंट है ना, वो इसके अंदर हर्निएट कर सकती है और इंटरनल हर्निया हो सकता है, ठीक है। इस वजह से ये खाली कैविटीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जो साइड में अपना ऑर्गन है वो इन कैविटीज के अंदर भी तो घुस सकता है, तो उस वजह से अपना हर्निएशन हो सकती है। तो ये रेसेसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे मे बिकम साइट्स फॉर इंटरनल हर्निया, सो दे हैव क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, क्लिनिकली ये इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, इसलिए रेसेसिस भी अपन की पढ़ने इंपॉर्टेंट है। चलो, तो अपन ने पेरिटोनियल फोल्ड्स के बारे में भी देख लिया, ठीक है, और ज्यादा डिटेल में अपन आने वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे ना, मतलब क्या होगा कि अपना ओमेंटम है ना, जैसे ग्रेटर और लेसर ओमेंटम है, इसके ऊपर अलग से लेक्चर है, तो और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। मेजेंट्रीज, सारी की सारी मेजेंट्रीज के ऊपर अलग से लेक्चर है, ठीक है। लिगामेंट्स, अगले वाले लेक्चर के अंदर अपन पूरा लिगामेंट्स के बारे में अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो अब एक नोट है यहाँ पे, ये नोट क्या है कि अब अपन ने देख लिया कि मतलब पेरिटोनियम होता क्या है। अब पेरिटोनियम की ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई भी तो होगी ना, वो भी एक टिश्यू ही है। तो इस पेरिटोनियम की ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई कैसे होती है, देखो, जैसे अपने पास ये अपना पैराइटल पेरिटोनियम था और ये अपना विसरल पेरिटोनियम है। तो इस पैराइटल पेरिटोनियम के बाहर क्या था, मसल्स वगैरह थी अपनी, तो जो उन मसल्स को सप्लाई करेगा ना, ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई, वही सेम सप्लाई अपनी पैराइटल पेरिटोनियम को भी होगी, ठीक है। जो इस ऑर्गन को सप्लाई करेगा ना, वही इसके बाहर वाले इस विसरल पेरिटोनियम को भी सप्लाई करेगा। तो विसरल पेरिटोनियम जो होते हैं वो सेम ऑर्गन की नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई से सप्लाई होते हैं जो कि उनके नीचे प्रेजेंट है, और पैराइटल पेरिटोनियम उसी ब्लड और नर्व सप्लाई से सप्लाई होता है जो कि उसके बाहर की तरफ जो मसल्स वगैरह प्रेजेंट है उनको सप्लाई करती है, ठीक है। तो क्योंकि मसल्स वगैरह जो होती है वो अपनी पेन सेंसिटिव होती है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं मसल के अंदर कोई भी मतलब पिंच वगैरह करूंगा तो यहाँ पे अपनी क्या है ना, हो रहा है ना, अपन को पेन फील हो रहा है, तो इसलिए अपना जो पैराइटल पेरिटोनियम होता है वो पेन सेंसिटिव होता है क्योंकि उसको बाहर वाली नर्व्स और ब्लड वेसल सप्लाई कर रही है। मगर विसरल अपने ऑर्गन्स वगैरह के अंदर अगर डैमेज हो कहीं पे तो दर्द नहीं होता है ना अपने इतना, ठीक है। तो अपने जो जैसे विसरल पेरिटोनियम जो होता है वो इन ऑर्गन्स वाली सेम ब्लड और नर्व सप्लाई सप्लाई कर रही है, इसलिए विसरल पेरिटोनियम जो होता है वो पेन इनसेंसिटिव होता है, मतलब उसको पेन फील नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि पैराइटल पेरिटोनियम जो है ना उसको ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई कौन देगा, जो उसके बाहर मसल्स वगैरह प्रेजेंट है। विसरल पेरिटोनियम को ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई कौन देगा, जो इसके अंदर ऑर्गन प्रेजेंट है, क्योंकि ऑर्गन के अंदर पेन फाइबर्स नहीं होते हैं, तो अपना विसरल पेरिटोनियम भी पेन इनसेंसिटिव है। मगर पैराइटल पेरिटोनियम जो है वो पेन सेंसिटिव है क्योंकि उसके बाहर जो मसल्स वगैरह प्रेजेंट है वो पेन सेंसिटिव है, सिंपल, ठीक है। तो नोट क्या है कि ब्लड सप्लाई एंड द नर्व सप्लाई ऑफ द पेरिटोनियम इज सेम एज दोज ऑफ द अंडरलाइंग और अवरलाइंग स्ट्रक्चर, या तो अंडरलाइंग या फिर अवरलाइंग, ठीक है। अंडरलाइंग फॉर द विसरल पेरिटोनियम और अवरलाइंग फॉर द पैराइटल पेरिटोनियम, ठीक है, स्ट्रक्चर्स। सो द पैराइटल पेरिटोनियम इज पेन सेंसिटिव एंड द विसरल पेरिटोनियम इज पेन इनसेंसिटिव, समझ गए। अब अपना एक चीज बच गया, दैट इज अपना फंक्शंस ऑफ पेरिटोनियम। अब पेरिटोनियम का फंक्शन क्या है, ठीक है। पहली बात तो कि ये प्रोटेक्शन दे रहा है। प्रोटेक्शन कैसे दे रहा है कि अपन को जब एक एक्स्ट्रा लेयर पास करके जाना पड़ता है अपने ऑर्गन्स के पास, तो एक तो प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है। अगला है कि अपना ये जैसे अपना देखो, ये अपना पैराइटल पेरिटोनियम और ये विसरल पेरिटोनियम है, ठीक है, और विसरल पेरिटोनियम के अंदर अपना ऑर्गन प्रेजेंट है। तो ये क्या करता है कि दोनों के बीच में ना जो पेरिटोनियल कैविटी प्रेजेंट है और उसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो वो ल्यूब्रिकेट करता है। तो मान लो अगर इस ऑर्गन को थोड़ा बहुत फूलना होता है या फिर श्रिंक करना होता है या फिर थोड़ा बहुत मूव भी करना पड़े, ठीक है, तो ये ऑर्गन ना इजीली मूव कर सकता है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये जो पैराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम के बीच में पेरिटोनियल फ्लूइड है जो कि इसको ल्यूब्रिकेट करता है, तो मूवमेंट अलाउ करता है ये पेरिटोनियम, ठीक है, डिफरेंट विसरा की। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है,
और हीलिंग को प्रमोट करता है। ठीक है, मान लो कि फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गन है, इस ऑर्गन के अंदर क्या हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो भी इन्फेक्शन जो है ना, ये जो साइड में जो पेरिटोनियम प्रेजेंट है ना, इस पेरिटोनियम के अंदर बहुत सारे फेगोसिटिक सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, हाई क्वांटिटी के अंदर होते हैं। तो मान लो कोई भी इन्फेक्शन हुआ यहाँ पे, तो पेरिटोनियम की जो लेयर है ना वो इसके अंदर चिपक जाती है और उसको सील कर देती है उस एरिया को चारों तरफ से। ठीक है, और उसकी जो फेगोसिटिक सेल्स है ना पेरिटोनियम के, वो उस इन्फेक्शन को खत्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, साथ में इस पेरिटोनियम के अंदर काफी ज्यादा मेसोथेलियल सेल्स होते हैं। ठीक है, मेसोथेलियल सेल्स होते हैं जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के अंदर। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर वो वूंड हीलिंग की प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं। मान लो यहाँ पे कोई डैमेज हुआ है तो उस डैमेज को हील करने के अंदर भी पेरिटोनियम हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है। तो फंक्शंस ऑफ द पेरिटोनियम के अंदर पहला क्या है कि इट अलाउज मूवमेंट ऑफ द विसरा because it has slippery surface due to secretion of fluid that lubricates and allows the free movement of one peritoneal surface over the other and reduces friction। मतलब एक पेरिटोनियल सरफेस पैराइटल पेरिटोनियम और सेकंड दैट इज विसरल पेरिटोनियम के बीच में फ्रिक्शन नहीं आता है, बिकॉज ये फ्री मूवमेंट अलाउ करता है, यहाँ पे लुब्रिकेशन प्रेजेंट है। फिर इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन बिकॉज इट हैज मेनी फेगोसिटिक सेल्स दैट हेल्प अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रोटेक्शन का भी काम है। फिर इट प्रोमोट्स हीलिंग because peritoneum has mesothelial cells which transform into fibroblasts and promote healing of the wound। wound की healing में भी हेल्प करते हैं। अगला ये जो पेरिटोनियल फोल्ड्स है ना, जितने भी अपन ने पेरिटोनियल फोल्ड्स वगैरह पढ़े हैं, ठीक है, जैसे कि अपना ओमेंटम हो गया, ग्रेटर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम। अब लेसर ओमेंटम, ग्रेटर ओमेंटम अगर तुम आगे पढ़ोगे तो ये काफी ज्यादा फैटी होता है, मतलब इनके अंदर काफी ज्यादा फैट स्टोर होता है। ठीक है, ग्रेटर ओमेंटम तो बहुत ज्यादा फैटी होता है। तो ये पेरिटोनियल फोल्ड्स जो होते हैं ना, वो काफी ज्यादा लार्ज क्वांटिटी के अंदर फैट को स्टोर करते हैं। ठीक है, इसलिए एक तरह से ये फैट को स्टोर करने के ऑर्गन्स भी बन जाते हैं। अगर अपनी बॉडी के अंदर ज्यादा फैट है तो इन पेरिटोनियल फोल्ड्स के अंदर वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरा, इन फोल्ड्स के थ्रू ही तो अपनी, जैसे ये फोल्ड है अपना ना, मेन अपनी ब्लड वेसल यहां प्रेजेंट थी, और इन फोल्ड्स के थ्रू ही तो अपनी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई आ रही है। तो ये पेरिटोनियल फोल्ड्स जो है ना, ये पैसेज प्रोवाइड करते हैं नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई को टू द ऑर्गन जिसको वो होल्ड कर रही है। ठीक है, तो पेरिटोनियल फोल्ड्स जो है, पहली बात तो दे हेल्प इन स्टोरिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ फैट, फैट को स्टोर करने में हेल्प करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। और दूसरा, दे अलो या दे ऑल्सो प्रोवाइड पैसेज टू द ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंड लिम्फेटिक्स। लिम्फेटिक ड्रेनेज, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, ये सारी की सारी उस फोल्ड के थ्रू ही होके जाती है उस ऑर्गन के पास, तो उसको पैसेज भी प्रोवाइड करते हैं ये। ठीक है, इसके अलावा थोड़े बहुत और फंक्शन है जो अपन क्लिनिकल वगैरह में पढ़ेंगे आगे। तो मेन अपने फंक्शन जो है वो यही है। फंक्शंस अगर मान लो पेरिटोनियम के ऊपर अगर शॉर्ट नोट वगैरह आता है तो तुम ये फंक्शंस वगैरह लिख सकते हो, वरना इसका एज सच कोई एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा तुमसे। ठीक है, चलो अब लास्ट है अपना पेरिटोनियल कैविटी। अब ये जो पेरिटोनियल कैविटी थी, जो पैराइटल और विसरल पेरिटोनियम के बीच में जो गैप है, वो पेरिटोनियल कैविटी जो है वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो रखी है। ठीक है, पहला अपना ग्रेटर सैक और दूसरा अपना लेसर सैक। ग्रेटर सैक बड़ी कैविटी है, लेसर सैक छोटी कैविटी है। ठीक है, और ये दोनों की दोनों कैविटीज जो है वो आपस में कनेक्टेड भी है वाया द फोरामेन, जिसको अपन बोलते हैं एपिप्लॉइक फोरामेन। ठीक है, अभी ग्रेटर सैक, लेसर सैक, एपिप्लॉइक फोरामेन, ये सब अपन डिटेल में अगले वाले लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो अगला लेक्चर क्या है अपना, लेसर सैक, ग्रेटर सैक एंड एपिप्लॉइक फोरामेन। ठीक है, तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर अपन जितने भी टॉपिक्स अपन ने पढ़े ना, उन सबको और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रेटर सैक, लेसर सैक, एपिप्लॉइक फोरामेन, ग्रेटर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम, मेसेंट्रीज, ठीक है, ड्यूडिनल रेसेस, इन सब के ऊपर अलग से आने वाले लेक्चर्स के अंदर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और जैसे जैसे अपन और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, अपना पेरिटोनियम अपन को और ज्यादा और क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही है। अब अगले वाले लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे लेसर सैक, ग्रेटर सैक और एपिप्लॉइक फोरामेन, और साथ में अपन पेरिटोनियम को और ज्यादा अंडरस्टैंड करेंगे। तो अगर तुमने ये वाला लेक्चर देखा है तो आई होप कि तुम अगला वाला लेक्चर भी देखो, उसमें तुम्हें पेरिटोनियम और ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, तो मिलते हैं उस वाले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय।